वेलकम टू स्काई क्लासेस लाइब्रेरी। मैं गौरव सर आपके सामने नया चैप्टर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, बायो प्लस सेल। आज हम सेल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ पहले तो हम सेल के बारे में जान लेते हैं कि भाई सेल होता क्या है। और सीधी सी बात है कि सेल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन सेल का पूरा नाम होता है कि सेल। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसे फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसे पूरा नाम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है पूरे हमारे, एक देखा जाए तो पूरे फंक्शनल यूनिट हमारी पूरी बॉडी की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है सेल। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि सेल ऐसे नहीं बना, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मान के चलो, आपने देखा ही होगा कि आपने मान के चलो कोई एक स्ट्रक्चर है या फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आप जानते होंगे भाई। कोई बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो एटम्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो सेल्स बने हैं ना, सेल्स का पीछे ये भी रीजन है कि वो भी एक छोटे छोटे एटम से मिलकर ही बने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल ही सबसे छोटा यूनिट होता है, उससे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, और सीधी सी एक और बात बताता हूँ, अगर आपको इससे समझ नहीं आता तो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होता है। आपने देखा होगा कि जितने लोग आज के टाइम में लोग रह रहे हैं उनके पास आज रहने के लिए घर है, तो घर के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। भाई आपने घर तो देखा ही होगा, छोटा ही बना हो या बड़ा बना हो, सब बराबर ही होते हैं। ठीक है, इस घर के अंदर ना, इस घर के अंदर आपने देखा होगा कि इस घर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है मेरे बच्चों, जैसे कि ईंट हो गया, बजरी हो गई, सीमेंट हो गया। ठीक है, बजरी, ईंट, सीमेंट। लेकिन कभी सोचा है अगर इस चीज में से ना एक मैं सबसे छोटा यूनिट निकाल दूं, एक ईंट निकाल दूं, या मान के चलो इसमें बेसिक ईंट निकाल दूं, तो क्या ये घर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये पूरा घर ना किस पे टिका है मेरे भाई, ये पूरा ब्रिक्स के ऊपर टिका हुआ है। और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? ब्रिक्स। ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक्स है, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। उसी तरीके से ना, जिस तरीके से इन चीजों के अंदर ये सारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स या फिर हम लोग मान के चलो एक प्लांट ले लो, इस प्लांट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, ये जिस तरीके से और चीजें होती हैं जिसमें एटम्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी के अंदर हमारे बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें वर्किंग प्रोग्रेस में होती है। उसी तरीके से ना हमारी बॉडी के अंदर भी ना एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेल होता तो है, लेकिन सर इसका काम क्या होता है आपने बताया नहीं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि सेल के अंदर क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। लेकिन उसके अंदर मैं बेसिक चीजें बता दी आपको, वो सारी चीजें भी ज्यादा जानना जरूरी था भाई। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा इसका बिगनिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। तो आप बता सकते हो क्या कि सेल किसने डिस्कवर किया था, या कौन है जिसने सेल की डिस्कवरी की थी? नहीं, चलो मैं बताता हूं। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा एक सेल डिस्कवर किया गया था। लेकिन ये कैसे डिस्कवर किया गया था? ये पाया गया था ना, मतलब ये एक कॉर्क सेल डिस्कवर किया था। किसके अंदर किया था? बार्क ऑफ द ट्री। ये बार्क ऑफ द ट्री क्या होता है सर, आपने तो बताया नहीं। बार्क ऑफ द ट्री कभी देखना, ट्री जो होता है ना, ट्री का ये जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि लकड़ी का जो छिलका है टाइप का होता है, उसको उखाड़ोगे ना तो उसी को बार्क बोला जाता है। उस बार्क के अंदर ना, उसी बार्क के अंदर क्या पाया जाता है? उसी बार्क के अंदर ये कॉर्क सेल से डिस्कवर्ड किया गया था। वो किया था हमारे रॉबर्ट हुक सर ने। ठीक है, जो आज के टाइम में नहीं है, लेकिन उन्होंने ही किया था ये डिस्कवरी। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ आ गई भाई कि रॉबर्ट हुक ने इन चीजों को डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था।
ठीक है। और जब इस सेल की डिस्कवरी हुई थी ना, उस समय क्या हुआ था, उस सेल की डिस्कवरी के बाद एक चीज और देख लो, जब इस सेल की डिस्कवरी हुई थी ना, तभी वहां से हमें पता चालू हो गया था, पता चलना लग गया था कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा एमीबा, है ना, एमीबा पढ़ा होगा, एमीबा पढ़ा होगा, एमीबा पढ़ा होगा आपने। तो एमीबा के अंदर तो आपने पढ़ा ही होगा कि एमीबा सबसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ सेल पाई जाती है, ठीक है। सिंगल यूनिट ऑफ सेल जानते हो सब, क्योंकि एक ही सेल है तो सीधी सी बात है सर, एक ही सेल पाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये चीजें हमें वहीं से पता लगना चालू हो गई थी जब रॉबर्ट हुक ने इस चीज की डिस्कवरी की थी। और वैसे नहीं कि एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी, इसके अंदर ना एक चीज और भी है कि जब सेल डिस्कवर्ड हुआ था ना, उसी के उससे पहले कुछ टर्म पहले ही हमारा माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर्ड हुआ था, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं होता डिस्कवर्ड तो हमें पता कैसे लगता कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सीधी सी बात है सर, डिस्कवरी तो हमारे रॉबर्ट हुक ने तो नहीं, बट बेसिकली माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हुई थी। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ना पहली बार इस सेल को देखा गया था, और वो सेल कौन सा था, वो बार्क ऑफ द ट्री में पाया जाने वाला कॉर्क सेल था, ठीक है। अब ये चीज पता लग गई, तब जाके पता लगा कि हमारा जो एमीबा होता है ना, एमीबा का स्ट्रक्चर तो देख लो भाई, अटपटा सा बना है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एमीबा जो है ना, एमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का होता है, आप लोग बना तो लेते होंगे, ठीक है। वैसे ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन एमीबा का स्ट्रक्चर आप देख लेना, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा भाई कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इर्रेगुलर शेप का होता है, और इसके अंदर एक ही सेल पाया जाता है, सिंगल सेल, ठीक है। और इसे बोला भी जाता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपकी भाषा में बोल सकते हो कि आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते होगे, लेकिन सिंगल सेल यूनिसेल्युलर सेल एक ही बात है, ठीक है। नाउ उसके अंदर ना एक चीज और है, ये चीजें तो हमने आपको पढ़ ली, इन चीजों में ना हमने ये चीजें तो पढ़ ली कि सेल्स किस तरीके से आए थे, डिस्कवरी कैसे हुई थी, किन किन चीजों की बेसिस पे इनका यूज क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़े, चलो कुछ सेल बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये दिस पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? चलो मैं ही बताता हूँ। इसे आउटर पोर्शन को ना हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी बहुत सारे नाम है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आपको आखिरी में एक और नाम बताऊंगा, इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है, जिसको मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को 2 ही नाम पता होंगे, लेकिन आगे आखिरी तीसरा नाम आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। 2 ही नाम अभी याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक चीज होती है, कभी आपने देखा हो सेल का कभी डायग्राम आपकी 9th क्लास में सेल चैप्टर में बना होगा। इसके अंदर ना एक ऐसा कुछ फ्लूइड टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है सर, आपने कभी बताया नहीं, तो अभी बता देते हैं। ये साइटो कभी वर्ड सुना है? ये साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, सॉरी डिवीजन, सेल डिवीजन बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं जो प्लाज्मा लगा है ना, इसके अंदर एक प्लाज्मा को आप बोल सकते हैं कि जेली फ्लूइड, एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है एक सेल के अंदर। ये जो आप देख रहे हो ये फ्लूइड है, फ्लूइड। कभी देखना आप, कभी आपने जेली टॉफी खाई होगी, उसके अंदर ऐसे हिलाओगे तो जेली टाइप का होता है ना, जैसे उसी तरीके का जेली स्ट्रक्चर हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगर यकीन ना हो, कभी आप अपने ब्लड्स को, जैसे टेस्टिंग होती है, ब्लड अगर निकाल के देखो, ड्रॉप को ऐसे हिलाना तो हिलेगा ड्रॉप,
क्योंकि उसके अंदर ना साइटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप क्या करता है, हल्का सा ब्लिंक होता है। अगर आप उसको फेड कर दोगे तो पूरा पूरा खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप हल्का से टच करके हिलाओगे तो क्या करेगा, फ्लूइड उस पर हिलेगा, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर ना आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा भाई, जो हमारे अंदर भी होता है तो इनके अंदर भी होगा। ठीक है, हर किसी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सुना होगा आपने, एटम के अंदर भी पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर भी होता है, पेड़ों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं जैसे कि ट्रीज वगैरह, उनके अंदर भी होता है। अच्छा सर, ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इसे हम लोग ना, आप दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हो। ब्रेन ऑफ द सेल बोलना जरूरी है? हाँ बिल्कुल बोलना जरूरी है, आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ना ये पूरे सेल का फंक्शन डिसाइड करता है कि उसको काम कैसे करना है। ठीक है, मतलब पूरे सेल का फंक्शन कैसे काम करना है, किस तरीके से उसकी वर्किंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारा न्यूक्लियस तय करता है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस आपको पता लग गया। और भी इसके अंदर ना, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, मान के चलो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ना, ये मान के चलो एक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ना, ये ह्यूमन बॉडी ऐसे ही तैयार नहीं हुई है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, वर्किंग में होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक गाड़ी देखी है आपने, जैसे कोई एक बुलेट हो गई या कोई एक ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। उन गाड़ियों के अंदर ना, अगर उसमें से इंजन निकाल दिया जाए, ठीक है, उसमें से साइलेंसर निकाल दिया जाए, उसमें से सारी चीजें निकाल दिया जाए, तो एक खोखली गाड़ी बन जाएगी। ठीक है, क्या उसको चलाओगे तो चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसके अंदर के आपने ऑर्गन्स निकाल दिए, तो चलेगा कैसे? ठीक है, मेन चीज वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है, जिसके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तभी हमारी बॉडी वर्किंग में है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, किडनी है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, आर्टरीज, वीन्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर इनमें से ना सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दो तो हमारी बॉडी सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह जाएगा, और एक तरीके से मतलब कैसे वो जिंदा लाश, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा बन जाएगी, लेकिन कोई काम नहीं करेगा ये। लेकिन बेसिकली ना, अगर हम बात करें, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। उसी तरीके से ना सेल को भी फंक्शन करने के लिए इनके अंदर भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेल चैप्टर का। ठीक है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स में आप बता सकते हो, एक होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और भी होते हैं, वैक्यूल्स होता है, ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है ना हमारे सेल के, इन सबको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन कुछ चीजें देख लेते हैं अभी स्टार्टिंग में। देखो, अब आपको मैंने बता दिया, इसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देख लो भाई, कि जो हमारा जो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, या फिर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, आपको एक चीज नहीं बताई मैंने, कि आपको मैंने बताया था कि इसके सिर्फ दो नाम होते हैं। सर आपने तीसरा नाम नहीं बताया। हाँ बिल्कुल, तीसरा नाम भी बोल देता हूँ इसको मैं। इसको हम लोग ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ऐसा किस लिए सर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलेंगे सर इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना ये बाहर के एनवायरनमेंट से अपने एनवायरनमेंट को अलग रखता है, और ये कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को डिसअलाउ करता है। जैसे कि मान के चलो, एक हॉस्टल है, मतलब एक कैंपस है, उसमें एक बॉयज हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, अब इस कैंपस के अंदर दोनों लोग अलाउड है, बॉयज भी आ सकते हैं
गर्ल्स भी आ सकती है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि गर्ल्स वाले में बॉयज जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। या बॉयज वाले में गर्ल्स जा सकती हैं? नहीं जा सकती। उसी तरीके से ना ये हमारा मेम्ब्रेन भी है, अगर इसके अंदर आप अलाउ तो कर देगा, लेकिन इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है छोटी सी, वो आपको डिसअलाउ कर देगी। वो डिसअलाउ क्यों करेगी? क्योंकि उसको जो बेनिफिट लगेगा ना अपने सेल के लिए, उन्हीं चीजों को अलाउ करता है जो उसके लिए लगता है कि हमारी बॉडी के लिए हमला करेगा या आगे चल के हमारे को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, मतलब मान के चलो कोई ऐसी चीज जिसको अलाउ कर देगा, लेकिन जो इसके लिए हार्मफुल होगी ना उसको डिसअलाउ कर देगा, बाहर कर देगा उसको। इसीलिए इसको सेमी परमेबल बोला जाता है। सेमी का मतलब होता है आधी चीजों का अलाउ करना, आधी चीजों को डिसअलाउ कर देना। ठीक है, चलो इसके बारे में भी आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है। मैंने आपको बताया था अभी, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। और दूसरी चीज ये भी बोली जाती है कि न्यूक्लियस जो होता है ना, ये पूरे सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से फंक्शन करना है पूरे सेल को, वो सारा फंक्शन हमारा न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ठीक है, वो सारा फंक्शन कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें वो देख लेते हैं। जैसे इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई? ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स। कभी देखें क्रोमेटिन थ्रेड्स? एक ऐसा मान के चलो, ऐसा ऐसा करके ना एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा जगह जगह, मतलब आपने मैगी खाई होगी ना, वैसे 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 क्रोमेटिन थ्रेड्स खाए होते हैं, उन्हीं को थ्रेड्स बोलते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। इन्हीं थ्रेड्स के अंदर से ना ये कंटेन क्या करके रखते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर मान के चलो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, और बीच में ना थोड़ा सा ऐसा फैन टाइप का। आपने कभी ज्वेलरी शॉप पे या फिर कभी कपड़ों की दुकान पे जाओ तो ऐसे पंखे मिलेंगे आपको, उसी पंखे की शेप का ना क्रोमोसोम्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो आगे चल के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं सर? क्रोमोसोम्स भी कुछ बनाते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, ये क्रोमोसोम्स आगे चल के ना एक हेलिकल स्ट्रक्चर में डिवीजन हो जाते हैं। आपने कभी देखा हो ये स्ट्रक्चर? आपने क्या सभी ने देखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए। इसे हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या होता है सर? डीएनए आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। इसके अंदर ना छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स। ये जीन्स और डीएनए, ठीक है, इन क्रोमोसोम से बनता है डीएनए, और इस डीएनए के अंदर छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, तो ये जीन्स और ये डीएनए क्या करते हैं? डीएनए होता है ना, इसको पूरा नाम बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखना डीएनए, कहीं मूवी वाला डायलॉग याद रख लो, वो नहीं है ये। ठीक है, ये डीएनए हमारा कौन सा है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसी के अंदर ना एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, हम जिसे कहते हैं जीन्स। सर ये जीन्स क्या होता है जो दुकानों में मिलती है? नहीं नहीं, वो नहीं होता। जीन्स जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये बॉडी के अंदर कैसे पाए जाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप लोग जीन्स को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है। इनहेरिटेंस कैरेक्टर जानते होगे शायद। इनहेरिटेंस कैरेक्टर क्या होता है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर उन्हें बोलते हैं जो कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो हमें अपने पेरेंट्स से गेन होता है। ठीक है, जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर जितने भी मेरे जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो पेरेंट्स से गेन है। आप में जितने बॉडी के जेनेटिक मटेरियल्स आपको आपके पेरेंट्स से मिले। ठीक है, मतलब कि आपके चलने का स्टाइल, आपके बॉडी का फेस कट, आपका हेयर स्टाइल, ये सब जीन्स की वजह से आपके पेरेंट्स से आपको मिले। ठीक है, ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कैरेक्टर बोलते हैं। जिसको मैच किया जाता है, दोनों मैच होते हैं, उन्हीं को जीन्स बोला जाता है। ठीक है, जीन्स के अंदर यही सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से काफी चीजें सिमिलैरिटीज बेसिस पे मिलती है, उन्हीं को हम जीन्स बोलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम्स, ये हमारा डीएनए जीन्स, और ये जीन्स होता है। जीन्स के बारे में तो आप जान ही चुके हो। तो इसके अंदर ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कि जीन्स जो होता है ना, जीन्स क्या कहलाता है कि आने वाले टाइम में ना कुछ चीजें हमारी सिमिलैरिटीज धीरे धीरे करके
क्या होती है, मिसमैच होती रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने ये हमारा पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन के बाद ना हमारी प्रोजेनी आदि चालू हो जाती है। आपको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। एक मेरे चैप्टर है क्या बोलते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। अभी शॉर्ट फॉर्म में समझ लो ये होता क्या है, ठीक है। ये पेरेंटल जनरेशन मान के चलो, ये हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन है ना उनको पेरेंटल जनरेशन कहेंगे। हम लोग इस वाली जनरेशन में हैं, तो हम लोगों के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना वो इस वाली जनरेशन से आ रहे हैं, ठीक है। अब आने वाली पीढ़ी के बाद जब हमारे बच्चे होंगे या हमारी शादियां होंगी, शादी होने के बाद तो हमारे पेरेंटल जनरेशंस मतलब हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे वो हमारे बच्चे के अंदर जाएंगे, ठीक है। हमारी सिमिलैरिटी से हमारे कैरेक्टर्स हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे। फिर उनकी जब शादी हो जाएगी, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स उनके बच्चों के अंदर जाएंगे। तो मतलब अगर कभी हम देखें कि पेरेंटल वाला सिमिलैरिटी के इस बच्चे के अंदर आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सारे डीएनए कॉपिंग हो जाते हैं। डीएनए एरर जैसे जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना वो इन्हीं के कारण होते हैं बच्चों, क्योंकि ये डीएनए एरर का मैकेनिज्म जो आता है ना ये पेरेंटल जनरेशन से हमारा एक्टिव प्रोजेनी के अंदर मिसमैच हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एक्टिव प्रोजेनी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। तो आगे वाला अगला जो पार्ट होगा मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए मेरा जो टॉपिक था आज यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 के अंदर आपको पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करूंगा। ओके, बाय बाय।